हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूनिट 18 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 18 को थोड़ा सा हम ब्रीफ समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये स्टॉक प्रबंध के बारे में है। ठीक है, स्टॉक प्रबंध के बारे में है, स्टॉक के बारे में है। तो चलिए जान लेते हैं कि स्टॉक रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक फर्म को। देखो क्या होता है ना कि एक कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है कि माल तैयार हो जाते हैं, जैसे कच्चा माल आता है उसको निर्मित माल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो ग्राहकों को बेचते हैं या जो थोक में विक्रेताओं को देते हैं वो हम क्या निर्मित माल देते हैं। ठीक है, हम उनको कच्चा माल तो नहीं दे सकते। हमने कंपनी क्यों खोली है? क्योंकि हम कच्चे माल को निर्मित माल में बदलकर ग्राहकों तक, थोक विक्रेताओं तक पहुंचाएं ताकि वो ग्राहकों तक पहुंचे आराम से। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग तैयार कर करके उसको एक वेयर हाउस में रख लेते हैं ताकि जब भी उसकी डिमांड हो तब हम क्या करें, उसको हम प्रोवाइड करा दें। ठीक है, स्टॉक का तो ये हो गया। अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो आती है लेन देन की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा सुरक्षा सट्टा। देखो लेन देन क्या होता है, व्यापार के लिए स्टॉक रखने की जरूरत, निर्माण चक्र, कंपनी का सामान्य उत्पादन स्तर प्रबंधकों की नीति पर निर्भर करता है। अब कंपनी का निर्माण चक्र जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फर्म है और आप मैंगो जूस बनाते हो, तो आपको जो मैंगो है वो सर्दियों में तो उपलब्ध होंगे नहीं। तो कंपनियां क्या करती है कि जब हमें चीज़ें उपलब्ध हैं गर्मियों में ही उनको स्टोर कर लेती है और उतना जूस बना लेती है जो कि उनकी पूरे साल भर की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या होता है, हमें स्टॉक प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टॉक प्रबंध में क्या क्या लागतें आती हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास अब क्या क्या लागत की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली आती है हमारी सामग्री लागत। अब देखो सामग्री लागत क्या होता है, मान लीजिए आपको सामान खरीदना है, उसकी ढुलाई करनी है, उसको उठाने रखने की लागतें हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, सामग्री लागत है। आप कहीं से माल लेकर आओगे, फिर उसकी ढुलाई भी करोगे, रिक्शे वाले को दोगे, ट्रक को दोगे, जिस भी का आपका खर्चा आएगा उन सबको आपको पे करना पड़ेगा। तो वो एक लागत आ गई। दूसरी लागत आती है हमारी आदेश लागत। आदेश लागतें होती है, आदेश का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, आदेश को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो आदेश लागतों में कौन सी चीजें आती हैं, एक तो आती है आपकी क्रय मांग। ठीक है, पत्र, क्रय मांग पत्र हो गया। यातायात लागतें, ऑर्डर मतलब मान लीजिए आपके पास कहीं से ऑर्डर आया है तो आपको क्या क्या होगा, क्रय मांग पत्र चाहिए होगा कि आपको कितना ऑर्डर भेजना है। फिर आपकी यातायात आ गया, यातायात हो गया आपका। दूसरा हो गया निरीक्षण हो गया। आप ऐसे तो नहीं भेज दोगे ना, उसका निरीक्षण भी करवाओगे कि सही माल है कि नहीं है। निरीक्षण हो गया। भंडारण हो गया, मान लो कोई वस्तु होती है जो दूर जानी है तो हम लोग क्या करते हैं, शीत भंडार आते हैं, इसके ऊपर पे करना पड़ता है जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। शीत भंडारों का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और अगर आपकी जो सामग्री है, समय पर सामग्री ना उठाने से जो देरी हो जाती है, मान लो आज जो है हमारी 23 तारीख है, आज माल उठना था लेकिन आज नहीं उठ पाया किसी रीजन से, वो क्या हो गया 25 26 ऐसे उठ रहा है। जो उस चीज में जो देरी आएगी और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फीस लगती है ना, जो एक्स्ट्रा फीस लगेगी वो भी किसमें, आदेश लागत में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर थर्ड आता है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि रख रखाव। मान लीजिए जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, अब उनके रख रखाव पे खर्चा आपको बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। अगर हम उनका रख रखाव सही से ना करें तो वो क्या होती है, खराब हो जाती है जल्दी। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका बीमा, किराया, ठीक है, भंडार का मूल्यह्रास, यानी कि मूल्यह्रास को कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। फिर आता है हमारा स्टोर कीपर का वेतन,
स्टोर कीपर का वेतन हो गया, स्टोर कीपर का वेतन, सुरक्षा कर्मी का वेतन, जितने भी वेतन आ रहे हैं हमारे वो सब इसमें आ गए। जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, सुरक्षा कर्मी हो गए, आपके आ गया मूल्यों में कमी, मूल्यों में कमी। तो ये सब चीजें हमारी किस में आ रही है, लागतों में आ रही है, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो वेदर के हिसाब से होती है या फिर खाने पीने की चीजें होती हैं जो कि जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हमारा रख रखाव का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हमें इन सब लागतों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे आता है और किस पैटर्न पे होता है। जो लोग नए बच्चे हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे MCO 7 का, या बाकी दिए होंगे वैसे तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो देखिए हमें क्या है, MCO 7 में मेन 5 चैप्टर हैं, उन 5 चैप्टर्स के यूनिट्स हैं अलग अलग। तो पहला है आपका फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। 5 चैप्टर हैं, इनकी यूनिट्स हैं। इसमें जो है इग्नू का ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि वो 2 क्वेश्चन इसमें से नहीं दे सकता या 3 नहीं दे सकता, उसमें उसको जो लगता है वो उस तरीके से देता है। लेकिन प्रीवियस ईयर एक बार फॉलो कर लो, आप इग्नू की साइट पे चेक कर सकते हैं। बाकी 20 मार्क्स का इसमें से ज़रूर आ जाता है। 20 मार्क्स का इसमें से आता है 5th चैप्टर में से वर्किंग कैपिटल, स्टॉक के बारे में, कैश मैनेजमेंट, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ABC एनालिसिस आप कर लेना क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3rd आता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जिसमें हमने लीज के बारे में पढ़ा था और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप, ये 3 चैप्टर तो आप बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी आप सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो आप साइट पे जा करके। इम्पॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप लास्ट मोमेंट है तो आप बस रिवीजन करके जाओ 1st चैप्टर की, 3rd की और 5th की, अच्छे से इनकी रिवीजन करो। बाकी इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपको इन्हीं तीनों में से काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा पेपर में देखने के लिए।